Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is part second of problem of deficient demand and excess demand. In this video lecture, we will discuss problem of deficient demand and the causes of deficient demand. And if you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। देखिए बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड का मतलब ये होता है कि जब आपका प्लान्ड जो एग्रीगेट डिमांड होता है और जो प्लान्ड सप्लाई होती है, अगर यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम है प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई के, तो ये जो सिचुएशन होती है इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी में जो डिमांड आ रही है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड कहा जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे बेसिक जो इसका मतलब है। देखिए एक्चुअल में ये होता है कि जो हमारा प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई होती है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है ये डेफिशिएंट डिमांड है। मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड में कमी है, इसकी वजह से यहाँ पर अनइक्वल है ये, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इसके दो टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इन टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सिर्फ आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ये दोनों चीज़ें जब रहती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, ना ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो ये चीज़ जो होती है ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो हम देखेंगे कि टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी अगर है तो ऐसे केसेस में डेफिशिएंट डिमांड होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सो द फर्स्ट कॉज इज रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी आ रही है तो जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का रिडक्शन आ रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी होने का। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर कम हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए कि लोगों ने अब खर्च करना कम कर दिया है या वो सेविंग्स करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि डिमांड नहीं आएगी मार्केट में, और डिमांड अगर मार्केट में नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डेफिशिएंसी आएगी डिमांड में। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया, अगर आप किसी चीज़ में अगर आप कंजम्पशन पे कम खर्चा कर रहे हो, सेविंग्स अब आप ज़्यादा करना चाहते हो, तो सेविंग्स करने के लिए आप क्या करोगे, खर्चा कम करोगे। तो खर्च कम करोगे तो मार्केट में डिमांड कम आएगी, डिमांड कम आएगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा हमको एग्रीगेट डिमांड में। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों ने अब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करना कम कर दिया है, तो इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर बिजनेसमैन है और उसको दिख रहा है कि बिज़नेस की जो सिचुएशन है वो पुअर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, डिमांड नहीं आएगी मार्केट में बाय द बिजनेसमैन। किसी भी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, बिज़नेस के एक्सपेक्टेशन पे ही काम करते हैं। अगर पता है कि अगर बिज़नेस का जो सिचुएशन है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है, तो ऐसे केस में जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए मशीनरी है,
ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप क्या करोगे, मशीन पे ज़्यादा खर्च करोगे, तो ये आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर जो बिज़नेस की कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होने वाली है, तो कोई भी बिजनेसमैन इन मशीन्स पे पैसा नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये घट रहा है, तो कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, ये इम्पैक्ट डालते हैं ये दोनों चीज़ें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में। अब हम देखेंगे कि 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी में क्या इसका रोल है। तो देखिए 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी जो होती है वो किस तरह से डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि अगर हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये कम हो जाए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च करना कम कर दिया है, तो इस वजह से भी क्या होगा, जो ओवरऑल जो डिमांड बनेगी वो क्या रहेगी, वो कम रहेगी। क्योंकि जो ओपन इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, राइट। तो जैसे कि हमको पता है कि जो पुअर्स जो होते हैं, पुअर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करती है कि उनको अगर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा रही है या किसी उनको कोई ब्रिज बनवाना है या रोड्स बनवानी है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इस पर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा खर्च करती है। लेकिन क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सभी चीज़ों पे उन्होंने खर्चा करना कम कर दिया है। और अगर इस पे खर्च करना कम होगा तो क्या होगा, जो ओवरऑल जो डिमांड आएगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्च करना कम कर दे तो ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड होगी किसी भी इकोनॉमी की वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है डेफिशिएंट डिमांड का, राइट। चलिए नेक्स्ट जो रीज़न है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कम हो रहा है मतलब आपके कंट्री से जो गुड्स एंड जो सर्विसेज है वो क्या हो रही है, कम जा रही हैं बाहर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट आपका घट रहा है, कि जो भी गुड्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उस पे क्या हो रहा है, लोग खर्च करना कम कर दे रहे हैं। बाहर के देशों से हमारे देश में कोई भी डिमांड नहीं आ रही है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो भी क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा। नेक्स्ट रीज़न इज़ राइज इन इम्पोर्ट्स। अब क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब बाहर के देशों से हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। या फिर इसका एक और रीज़न हो सकता है, वो ये है कि प्राइसेस में बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि जो गुड्स या सर्विसेज हमारे कंट्री में बन रही है उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बहुत ज़्यादा है, और हमने अगर बाहर कहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कंपेयर करें तो सेम गुड्स और सर्विसेज हमें कम दाम में अगर अवेलेबल हो जा रही हैं तो कोई भी इस डोमेस्टिक गुड्स या सर्विसेज को नहीं ऑप्ट करेगा, जबकि वो क्या करेगा, इंपोर्ट करा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से मंगवाना सस्ता पड़ रहा है, इसलिए। तो ये भी हो सकता है। तो अगेन फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डेफिशिएंट डिमांड का। फिर नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इंक्रीज़ इन टैक्स रेट। तो अभी क्या हो रहा है कि ये हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर दे, टैक्स रेट को बढ़ा दे। अगर मान लीजिए कि टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो क्या हो जाता है, कोई भी जो गुड्स होगा उसमें टैक्स लगने के बाद उस गुड्स की जो प्राइस बनती है वो जनरली ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी लोग क्या करते हैं, उस पर खर्च कम करते हैं, क्योंकि उतनी उनकी इनकम नहीं है, राइट। अगर इनकम उस लेवल की नहीं है तो लोग इतने महंगे गुड्स को ऑप्ट नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति इसको नहीं खरीद पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण बनता है डेफिशिएंट डिमांड का। तो आई होप आप समझ गए होंगे 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी का
क्या रोल है डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड में। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। अब हम समझेंगे कि अगर हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिएंसी अगर देखने को मिलेगी तो ऐसे केसेस में कौन कौन सी सिचुएशंस हमारी इकोनॉमी में आ जाएगी। तो बेसिकली 4 बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस हमारी इकोनॉमी में बन जाएगी। सबसे फर्स्ट जो सिचुएशन बनेगी वो रहेगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो अपना पूरा जो रिसोर्सेज है या जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिमांड ही कम आ रही है, राइट। अगर मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर है जिसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की, लेकिन मार्केट में ही डिमांड है 700 यूनिट्स की, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है उसके 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की जो रिसोर्सेज है वो ख़राब हो रही है, राइट। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर एक देखने को मिलेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो होगा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है और डिमांड है कम, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे केसेस में बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं प्रोड्यूसर्स की वो क्या हो जाएंगी, ख़राब होने लगेंगी, राइट। नेक्स्ट क्रिटिकल सिचुएशन विल बी डिफ्लेशनरी गैप। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफ्लेशन आ जाएगा। डिफ्लेशन कैसे आएगा, तो देखिए जब भी डिमांड में डेफिशिएंसी आती है तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है इकोनॉमी में। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट कम होती है जहाँ पर। तो अगर इन्वेस्टमेंट कैसी रहने वाली है, अगर लो इन्वेस्टमेंट अगर रहेगी तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो आउटपुट होगा वो भी क्या रहेगा, लो रहेगा। अगर आउटपुट कम रहता है तो इनकम भी यहाँ पर कम हो जाएगी। यहाँ पर ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो पुअर है, लोग डिमांड ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो आउटपुट भी कम आएगा, अगर आउटपुट कम आएगी तो इनकम भी कम आएगी, और अगर इनकम कम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी स्पाइरल बन जाएगा और ये चलता ही रहेगा। द नेक्स्ट वन इज अनडिजायर्ड स्टॉक। देखिए अब यहाँ पर एक और जो क्रिटिकल सिचुएशन बनने वाली है वो ये है कि अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा। अनडिजायर्ड का मतलब क्या है कि आप चाहते नहीं हो कि वो स्टॉक हमारे पास रहे, फिर भी वो हमारे पास ही रह जाएगा क्योंकि हमने जिस कैपेसिटी से स्टॉक को प्रोड्यूस किया है उतने कैपेसिटी की डिमांड नहीं है मार्केट में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास में 1000 यूनिट्स अगर है और मार्केट में केवल 700 यूनिट की डिमांड है, तो ऐसे केस में 300 यूनिट आपका जो है वो वेस्ट हो जाएगा। आप चाहते थोड़ी ना हो कि आप 300 यूनिट को आप अपने पास बचा के रखो, आप तो ये चाहते हो ना कि जितना आपने प्रोड्यूस किया है वो सारा आप क्या करो, सेल कर दो। पर क्योंकि मार्केट में डिमांड है ही नहीं तो आप ना चाहते हुए भी आपके पास में 300 का स्टॉक रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि स्टॉक को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 300 यूनिट्स की जो प्राइस है वो कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपको स्टॉक को क्लियर करना है, आपको अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना है उससे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करके इसको बेचना पड़ेगा, जिससे कि आपका नुकसान है यहाँ पर, राइट। तो एक ये क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी सारे ही प्रोड्यूसर्स के पास में। एंड द लास्ट वन इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा कि अनडिजायर्ड स्टॉक के कारण क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना होगा। प्राइस के कम करने की वजह से आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको लॉस में ही बेचना पड़ता है।
तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट तो अर्न हो नहीं रहा है, जबकि और उसमें हमें लॉस मिल रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं जब भी किसी भी इकोनॉमी में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है डिमांड में, राइट। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।